नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। सबसे पहले स्क्रीन पर ले आइए हेमंत जी को, फटाफट जोड़िए। स्वागत है हेमंत भाई आपका। पहले दौर के मतदान के जैसे जैसे आंकड़े और सामने आ रहे हैं, ग्राउंड से रिपोर्ट, बूथ वाइज रिपोर्ट सामने आ रही है, भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट बढ़ती जा रही है। और बहुत स्पष्ट कर दूं कि ये बौखलाहट पैन एनडीए नहीं है, मतलब पूरे एनडीए में इतनी बौखलाहट नहीं है। नीतीश कुमार शांत हैं। हाँ, नीतीश कुमार के कुछ हैं दो तीन सिपहसालार जो भाजपा की गोद में बैठे हैं, वो जरूर बेचैन है। संजय झा बेचैन है, हम तो नाम लेके बताएं, संजय झा बहुत बेचैन है, ललन सिंह भयंकर बेचैन है। नीतीश शांति से बैठे हुए हैं। शायद नीतीश जो खेल चाहते थे हो वही खेल हो रहा है, इसलिए नीतीश की शांति दिख रही है। लेकिन भाजपा में बौखलाहट का लेवल ये है कि प्रधानमंत्री मोदी मंच से उल जलूल बातें करने लगे हैं। देश का प्रधानमंत्री मंच पर सड़क छाप लफंगों की भाषा बोल रहा है। ये बात पूरी जिम्मेदारी से मैं कर रहा हूं। देश के किसी प्रधानमंत्री को आपने कभी, मैं आप सबसे भी निवेदन करता हूं, थोड़ा हमारे साथ आप भी काम करिए। पंडित नेहरू से लेकर के और मनमोहन सिंह तक सभी प्रधानमंत्रियों ने भाषण दिया है। ऐसा तो है नहीं कि पहली बार 2014 के बाद भाषण शुरू हुआ। आप किसी प्रधानमंत्री का जो है कोई भी क्लिप ढूंढ के निकालिए, पंडित नेहरू से मनमोहन सिंह तक, उसमें सब हैं, गुजराल, देवगौड़ा सब हैं। कोई क्लिप निकाल लीजिए और नरेंद्र मोदी के जो क्लिप्स हैं मंच पर भाषण देते हुए, कोई एक कंपैरिजन दिखा दीजिए देश का प्रधानमंत्री इतने टुच्ची भाषा का इस्तेमाल कर रहा हो। टुच्ची भाषा, इतने घटिया भाषा, इतनी निकृष्ट भाषा, जिसको बिहार में कहते हैं ना लफुआ जैसे बात करना। लफुआ बिहार, जैसे यहाँ लफंगा कहते हैं तो बिहार में लफुआ कहते हैं। एक भाषा ही अलग होती है ना, सड़क छाप भाषा। ऐसी भाषा देश के प्रधानमंत्री से तो कभी उम्मीद नहीं की जा सकती है। यही बौखलाहट है। और जब ऐसी भाषा पहले दौर के मतदान के बाद मोदी जी की बढ़ी, तो आज आमने सामने मुकाबला हो गया प्रियंका गांधी से। इधर मोदी जी का भाषण चल रहा था, उधर प्रियंका मंच पर आ गई। और आजकल रियल टाइम अपडेट रहता ही है कि क्या बोल रहे हैं। हालांकि कल भी वैसे ही बोल रहे थे मोदी जी। तो प्रियंका गांधी ने आज इस पूरे कैंपेन का, इलेक्शन का, या पहले भी कई भाषण देती रही हैं अलग अलग राज्यों में, सबसे लंबी स्पीच दी, 48 मिनट। और 48 मिनट की स्पीच में कहते हैं तिया पांचा कर देना, तो वो कर डाला। भयंकर क्लास लगाई मोदी की मंच से। और कई बार क्या होता है कि हम तो विपक्ष पर या सत्ता पक्ष पर हमला कर रहे हैं, लेकिन सामने जो क्राउड है, भीड़ है, पब्लिक है ना, वो साथ नहीं देती। प्रियंका का जो टोन था, उस टोन को और ज्यादा ताकत दे रही थी सामने खड़ी पब्लिक। पब्लिक ने आज, नॉर्मली लोग घबराते हैं ना, लेकिन आज मोदी, शाह, ज्ञानेश, संधू, जोशी नाम लेके दौड़ाया है, नाम लेके। बस सीधा मैं क्लिप्स दिखाऊंगा। सबसे पहले पहली क्लिप प्ले कर दीजिए, जिसमें मोदी जी के ये जो सड़क छाप भाषा बोल रहे हैं, उसको उसको लेकर के प्रियंका ने पब्लिक को अवेयर किया कि जरा सुनिए, सुनाइए भैया। आपने ये भी देख लिया कि भाजपा के जो बड़े बड़े नेता हैं, जो कट्टों की बात करते हैं, दुनाली बात करते हैं, गोली, फिरौती, रंगदारी, हत्या, अपहरण, ये बातें करते हैं इनके नेता। इनके सबसे बड़े नेता, देश के प्रधानमंत्री, अपने स्तर को इतना गिरा चुके हैं। आप सब देख रहे हैं, आपकी आंखों के सामने है। एक तरफ वंदे मातरम, जो हमारे देश का गीत है, जो अहिंसा और सत्य का गान है, जो उस आंदोलन, उस सत्याग्रह का गान है,
जिसने अहिंसा द्वारा इस देश को स्वतंत्र किया, और आप ऐसी हिंसक बातें कर रहे हैं। आप किसका मजाक उड़ा रहे हैं? इस देश की जनता का मजाक उड़ा रहे हैं। ये देश जो है बहुत विवेक है इसमें। मैं बताती हूं आपको, सुन लीजिएगा प्रधानमंत्री जी जहां भी है, मैं बताती हूं, इस देश में इतना विवेक है कि आपको पहचान रही है। आज आप वोट चोरी पर उतर गए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ध्यान भटकाने से काम चल नहीं रहा है, धर्म का नाम लेने से काम चल नहीं रहा है, लोगों का बेवकूफ बनाने से काम चल नहीं रहा है। आज बिहार की जनता कह रही है हमें गठबंधन की सरकार चाहिए। इसमें एक बात हम आज जो है एक 4 क्लिप्स हैं, पहले बता दूं दर्शकों को, चारों बड़ी महत्वपूर्ण है। एक क्लिप सुना करके हेमंत जी से एक रिएक्शन लेंगे, क्योंकि एक साथ सुनाने पर पूरी बातों पर एनालिसिस नहीं हो पाता, तो एक क्लिप पर। ये पहली क्लिप में जो मैं समझना चाहता हूं, आज मोदी जी ने बिहार का घनघोर अपमान किया है मेरे अपने निजी राय में, और उसी की चर्चा की। मोदी जी ने कहा कि आपका बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बनेगा या रंगदार बनेगा, आप क्या चाहते हैं? रंगदार बनाना चाहते हैं। मोदी को शायद पता ही नहीं है, उनकी डिग्री का तो अता पता है नहीं, गुप्त डिग्री है। बिहार इस देश में, और उसके लिए मोदी के आने की जरूरत नहीं है, मोदी के आने के बाद तो कम हो गया। इस देश में सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस, वो लालू यादव का दौर हो, कर्पूरी ठाकुर का दौर हो, श्री बाबू मुख्यमंत्री रहे हो, चाहे जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री रहे हो, इस देश को सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस प्रोफेशनल्स और दुनिया को सबसे ज्यादा आईटी प्रोफेशनल्स देने वाला ये बिहार राज्य है। अब ये डॉक्टर इंजीनियर बनाएंगे, ये बिहार का अपमान है, बिहार के युवाओं का अपमान नहीं है। हेमंत भाई। आशीष भाई नमस्कार, आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, आज जो प्रधानमंत्री जी ने सीतामढ़ी में भाषण दिया, और अब जब मैं और आप बात कर रहे हैं तब वो बेतिया में भाषण दे रहे हैं। सीतामढ़ी में वास्तव में उन्होंने आज प्रधानमंत्री पद की जो गरिमा है, वो तो लगातार बिहार कैंपेन में आप वैसे भी देखा आपने, कट्टे का जिक्र वो बार बार करते हैं। आज वो एक स्टेप और लो चले गए, रंगदार शब्द प्रयोग किया उन्होंने कि आप अपने बच्चों को रंगदार बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री के पास कुछ है नहीं क्या? उनका पूरा कैंपेन आशीष भाई किस बात पे टिका हुआ है? कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन, करप्शन। इसके अलावा कुछ नहीं उनके पास, कुछ है ही नहीं। कितनी अनफॉर्चुनेट बात है कि जिस व्यक्ति की पार्टी बिहार में 17-18 साल से शासन में, 1-2 साल बीच में निकाल दीजिए जब सारा इधर उधर छोटा मोटा गड़बड़ हुआ था, ऐसे उसमें अपनी कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं, कुछ नहीं। और जो एक प्रोग्रेसिव अलायंस जो होता है, वो अपनी 20 साल की अचीवमेंट बताएगा और अगले 5 साल का बताएगा कि भाई हमारा ये प्रोग्राम है, पॉलिसी है, ये हमारा विजन है। कुछ नहीं, केवल और केवल ये चीजें, कट्टा। और ये बिल्कुल 100% मैं आपकी बात से सहमत हूं कि ये बिहार प्रदेश की जनता का घनघोर अपमान है, उनकी कैपेबिलिटीज का, उनकी क्षमताओं का। और एक चीज और ऑब्जर्व की होगी आपने, आज जो प्रियंका गांधी ने भाषण दिया ना, वो कड़वा के अंदर 48 मिनट का भाषण आशीष भाई, और जो उनकी टोन थी 100% इंदिरा गांधी वाले तेवर थे उनके, इतने तल्ख तेवर प्रधानमंत्री के उसमें कि आप करना क्या चाह रहे हैं, आप इस देश को बनाना क्या चाह रहे हैं। सुबह से शाम तक झूठ, मक्कारी, भ्रम, किसी भी कीमत पर वोट, इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं। अंग्रेजों की नीति पर चलने की बात, जितनी भी चीजें आप कह सकते हैं, जो सारी वो गंभीर बातें जो इनकी फॉल्ट लाइंस कहीं ना कहीं। अमित शाह का नाम, ज्ञानेश गुप्ता का नाम, संधू का नाम, जोशी का नाम, और जितनी भी बातें हैं, उसको अगर आप सीरियल वाइज खोल के देखेंगे ना एक बार आशीष जी, तो आपको समझ में आएगा कि प्रियंका ने बिहार के इश्यूज को कैसे आत्मसात किया है और कैसा इंस्टेंट कनेक्ट किया है बिहार के लोगों के साथ। आज जब ये जनसभा कड़वा वाली थी, उसमें उन्होंने जिस तरीके से बातचीत शुरू की, जो भाषण का बिल्डअप होता है ना, मतलब पूरा तल्खी से शुरू हुआ और उसको वहां तक ले गई प्रधानमंत्री पद की गरिमा गिराने से लेकर के, और समापन उन्होंने वही किया कि हम 5 साल में आपको क्या विजन देने वाले हैं, क्या किस टाइप की गवर्नेंस देने वाले हैं। उन्होंने इमोशनल क्वेश्चन का भी यूज किया उसके अंदर कि शकील अहमद ने अपने बेटे को गंवा दिया है, उसके बावजूद भी आप लोगों की सेवा के लिए बीच में खड़े हैं। आमतौर पर जो राष्ट्रीय नेता होते हैं
वो कभी भी इस तरह के इंडिविजुअल, क्योंकि वो एक बार नहीं, एक नहीं, कई कंस्टिट्यूएंसीज को एड्रेस कर रहे होते हैं, 5-7 कंस्टिट्यूएंसी आसपास की। लेकिन शकील अहमद का उन्होंने नाम लेकर कहा और पूरी जनता ने उनको चीयर किया। तो एक चीज तो आपको माननी पड़ेगी, जो हम शुरू से कहा करते हैं कि राहुल गांधी को हो सकता है हिंदी में, अब तो हालांकि वो भी लगातार इम्प्रोवाइजेशन की तरफ आपने देखा है, लगातार सारे भाषण उनके जिस तरीके से वो कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन प्रियंका ने 100%, मतलब एट द ड्रॉप ऑफ द हेड, जो कहते हैं ना कि पहले शब्द से कनेक्ट बनाना। और नेता इतना लंबा भाषण कब दे पाता है? मोदी जी नहीं, वो मोदी को तो टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ रहा है, जब तक वो चलेगा तब तक पढ़ते रहेंगे, तो उसमें ड्यूरेशन की, टाइम की कोई इशू तो है नहीं, पढ़ते रहते हैं। लेकिन प्रियंका का जो एवरेज आपने देखा होगा भाषण, 24 से 28 मिनट, मैक्सिमम 32 मिनट, 48 मिनट का भाषण शायद मैंने तो पहली बार सुना आज। और वास्तव में बिहार के एक एक इशू को, महिलाओं के इश्यूज को, 10,000 रुपए की रिश्वत के मामले को, बेटियों की पढ़ाई और शिक्षा के मामले को, हर वो इशू जो हर बिहार के व्यक्ति से जुड़ता है, युवाओं को, युवाओं के बेरोजगार को, उनकी क्षमताओं को, और जिस तरीके से 20 साल के अंदर बिहार का बेड़ा गर्क किया है विकास के नाम पर, एक एक चीज को उन्होंने उधेड़ के रख दिया कि गरीबी क्यों है, कुपोषण क्यों है, अपने विकास क्यों नहीं है, इंटरनेशनल लेवल की संस्थाएं, स्वास्थ्य, शिक्षा, कुछ भी नहीं। और उसको बहुत कायदे से रखा उन्होंने, एक कुशल वक्ता के तौर पर। ये जो चीज इन्होंने कही कि प्रधानमंत्री जी ने अपने पद का स्तर इतना गिरा दिया है, वास्तव में ये सोचने वाली बात है आशीष भाई। और एक बार नहीं, प्रधानमंत्री तो बंगाल में जाके क्या कह रहे थे, दीदी और दीदी। वो केवल टोन सुनने की जरूरत है। क्या कभी कोई देश का, मैं भारत की बात नहीं कर रहा, क्या कोई दुनिया का प्रधानमंत्री ऐसा कर सकता है? और हमारे वाले तो हर रोज एक स्टेप और नीचे चले जाते हैं। तो जो पॉलिटिक्स थी, जो राजनीतिक संवाद जिसको आप कहते हैं, उसको गटर की भाषा में बदलने का काम किया। गटर की भाषा प्रयोग कर रहा हूं बहुत जिम्मेदारी के साथ। आप प्रधानमंत्री हो, रंगदारी, कट्टा, हर भाषण में कट्टा है। उधर अमित शाह, उधर अमित शाह घुसपैठिए, आज फिर घुसपैठिए घुसपैठिए चला रहे थे वहां पर। बताइए आप, बताओ ना कितने घुसपैठिए थे? SIR हो गया तो बताओ। आपके बस का नहीं है तो ज्ञानेश गुप्ता से कहलवा दो, वो भी तो आपका ऑफिशियल एलआई है। अब तो अनऑफिशियल, अब तो ऑफिशियल घोषित गठबंधन सहयोगी है आपका, बता दीजिए। फिर आज चिल्ला रहे ना, उनको ये पता कि तुम्हारी जिम्मेदारी है, घुसपैठिए नहीं होने चाहिए। आए तो किसकी जिम्मेदारी, वहां रुके हुए हैं तो किसकी जिम्मेदारी, अगर वो वेटिंग उसमें लिस्ट, वोटर लिस्ट में थे तो किसकी जिम्मेदारी? कह क्या रही है? दे हैव लॉस्ट द नैरेटिव। मैं तो इतना ही कहूंगा। और प्रियंका ने वास्तव में बहुत गंभीर मार की आज। और एक चीज और जोड़ दो इसमें, कितनी जो आपने शब्द कहा ना ओपनिंग में कि बीजेपी बौखलाई हुई है, उस बौखलाहट का एक छोटा सा परिचय और देता हूं। जहां पर आज मोदी जी की जनसभा थी, वहीं पर अपने खड़गे साहब को भी आना था। खड़गे साहब के चॉपर को लैंड नहीं करने दिया गया। प्रधानमंत्री का एयर स्पेस का, जैसे हमने उस दिन भी चर्चा की थी, लेकिन कैंपेन का सेकंड डे कल तो खत्म ही हो जाएगा शाम को। और खड़गे कोई एरे गरे नहीं है भाई, राज्यसभा में विपक्ष के नेता है, प्रधानमंत्री के सहयोगी हैं। उनसे क्या खतरा है? पता नहीं होता हेलीकॉप्टर में कौन ऑन बोर्ड है ना, नहीं अलाउ किया। तो ये जो बौखलाहट है, ये चरम पर है। क्योंकि खड़गे भी एक खास अंदाज में एक खास वर्ग के साथ बहुत बेहतरीन कनेक्ट करते हैं। तो उस सारे को रोकने के लिए कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको भी एक उसको चॉपर को लैंड ना होने देना। इसका मतलब आप समझ लीजिए, लोग बहुत समझदार हैं, वो सारी बात समझ रहे हैं। देखिए, मैं तो एक लाइन की बात अगली क्लिप सुनाने से पहले कहूं, अगर बिहार के लोग अपने सम्मान और अपमान के बीच की फर्क को समझ पाए तो सेकंड फेज में इनको मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे, बहुत क्लियर। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने बिहार का जो अपमान किया है आज इस भाषण में ना, वो भूतो न भविष्य, न कभी किसी ने किया था न करेगा। क्योंकि बिहार की, पता है बिहार की पूंजी क्या है हेमंत भाई? बिहार की पूंजी ब्रेन है, ब्रेन ड्रेन। ये आज भी अगर मैं कहूं, भारत में ब्रेन ड्रेन का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो अगर किसी एक भौगोलिक क्षेत्र पर बिल्कुल सटीक बैठेगा तो बिहार है। बिहार का ब्रेन ड्रेन पूरे हिंदुस्तान में है और बिहार का ब्रेन ड्रेन पूरे दुनिया में। बिहार में रंगदार नहीं पैदा होता, बिहार में रंगदार नहीं बनता। और नरेंद्र मोदी और किसी अमित शाह की जरूरत नहीं है उसको डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए।
अरे तुम लोगों ने बिहार के अपॉर्चुनिटीज को घटा दिया। नहीं तो बिहार, आज बताऊं आपको, आज यूपीएससी में बिहार का जो शेयर था, बिहार के बच्चे जो सिलेक्ट होते थे, वो शेयर डाउन होता जा रहा है। यस यस। नहीं तो पूरे देश में नौकरशाह, वो हरियाणा हो, पंजाब हो, केरल हो, आपको आधा उस प्रदेश के कार्डर में आधा बिहार का मिलता था, और आधा में सब होते थे, कन्नड़, तेलुगु, पंजाबी, हरियाणवी, सब, मराठी, सब होते थे। आधा अकेले देश में नौकरशाही, आधा अकेले बिहार के कब्जे में था। जहां पर भी आपको मतलब स्किल वाले हैं, चाहे टेक्नोलॉजी वाले हैं, प्रोफेशनल्स हैं, अब दुनिया भर में जाइए, ये दुनिया भर में छठ क्यों मनाया जाता है? वो जो अमेरिका में आईटी का हब है, जो कौन सा कहते हैं, जो इलाका पूरा, जहां पूरा आईटी का वो है, आप चले जाइए, बिहार के बदौलत चल रहे हैं सब। और आप बिहार को कह दो ऐसे कि बिहार में रंगदार बनेगा। अरे भाई साहब, आपके एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले में एडमिशन नहीं लेना है बिहार को, या बिहार के बच्चे को। बिहार के लोग, मैं कह तो रहा हूं, ये इसको तो कल शाम तक लगातार हर नेता बोलना चाहिए। बिहार का सबसे बड़ा अपमान किया है मोदी ने, सबसे बड़ा अपमान किया है। रंगदार बनेगा, अरे रंगदार बनेगा, मक्कार नहीं बनेगा, इतना तय मान लीजिए। मक्कार पाखंडी नहीं बनेगा। और आपसे 1000 गुना काबिल जन्म लेता है बिहार में बच्चा। बस एक काम हो सकता है, आपसे कमजोर हो जिसमें, झूठ बोलने में। बाकी में आपसे जन्मजात ज्यादा बौद्धिक क्षमता होती है उसकी, झूठ वाले कलम पारंगत वाले न हो। ये मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं, मैं बिहार की सीमा से आता हूं। हम लोग क्या, तो पता है, जैसे होता नहीं कि रोटी बेटी संबंध इधर आधे रिश्तेदारी पता चला बिहार में मिलेगी, आधा यूपी में मिलेगी। और बौद्धिक रूप से बिहार को अगर कोई सवाल करता है तो ये कतई बर्दाश्त नहीं हो सकता है बिहार के लोगों को। अगली क्लिप प्ले करिए, लाइए फटाफट लाइए भैया। आज आपने देखा है कि संविधान को कमजोर करने की पूरी कोशिश भाजपा वालों ने की, और जब उनको पता लगा कि 2024 के जो आम चुनाव थे कि उसमें कि जनता खिलाफ है, संविधान को कमजोर करने की, जनता लड़ेगी, जनता आवाज उठाएगी, तब वो पीछे हटे और उन्होंने जो इनका वोट चोरी का काम है उसको मजबूत करना शुरू किया। वोट चोरी का मतलब यह है कि आपके वोट का अधिकार खत्म करने की साजिश। कौन है वोट चोर? जोर से बोलो, कौन है वोट चोर? नाम लो उनका, नाम लो उनका। उनके साथ 3 और लोग हैं। सबसे पहला ज्ञानेश कुमार, बोलो मेरे साथ, ज्ञानेश कुमार। मेरे साथ बोलो, विवेक जोशी, एस.एस. संधू। ये 3 लोग हमारे चुनाव आयोग के सबसे बड़े अधिकारी हैं, और इनको इतनी शर्म नहीं है कि इस देश ने उनको दायित्व दिया है, उनको जिम्मेदारी दी है कि हमारे लोकतंत्र की रक्षा करें, हमारे वोट की रक्षा करें, लेकिन इनको शर्म नहीं है। ये आपके यहां से, बिहार से 65 लाख वोट काट रहे हैं, काटे हैं इन्होंने। तो आप बताइए, क्या इनको पद के पीछे छिपने देना चाहिए? क्या इनको अपने पद के पीछे छिपना देना चाहिए, हाँ कि ना? नहीं, बोलो नहीं छिपना है। क्या कुछ महीने बाद ये रिटायर होके चैन की जिंदगी जी सके? ये अच्छी बात है? क्या ये देश इनको भूलेगा? क्या आप इनको याद रखेंगे कि नहीं? जिन्होंने लोकतंत्र के साथ, संविधान के साथ, इस देश की मिट्टी के साथ विश्वासघात किया है, उनको आप भूलेंगे कि याद रखेंगे? याद रखिए इनको, इनके नाम याद कर लीजिए। जैसे एग्जाम के लिए आप मुद्दे याद करते हैं, उसी तरह से ये 3 नाम, और चौथे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, 5वें उनके गृह मंत्री अमित शाह जी, आप याद रखिए, क्योंकि वो समय आया और आएगा
कि देश को जवाब देना पड़ेगा और वो समय आएगा जब आप अपने अधिकारों की लड़ाई को मजबूत बनाएंगे, अपने बिहार को मजबूत बनाएंगे और जो आपके साथ विश्वासघात हो रहा है उसका जवाब आप मांगेंगे। हेमंत भाई, बस सीधे आप। आशीष भाई एक चीज बताइए, आपने इन 11.5 सालों में मोदी 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 के अलावा कोई और नारे सुने थे क्या? प्रियंका गांधी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा कि वोट चोरी कौन कर रहा है, और सामने लाखों की भीड़ थी। सामने से क्या आवाज आई? मोदी। आज भी मोदी आई जो 11 साल से आ रही है जी, लेकिन अदर वे राउंड। उसके बाद कहा कि और कौन है, फिर उन्होंने अमित शाह का नाम लिया। जो मैं कहना चाह रहा हूं वो चीज कुछ बहुत बड़ी है आशीष भाई। अभी तक नारा क्या था जो बिहार में थी, वोट बचाओ यात्रा, अधिकार बचाओ यात्रा। उसमें वोट चोर गद्दी छोड़ नाम नहीं लिया जा रहा था किसी का, इशारा था वहां पे। और आज ये रिस्पॉन्स जो आया कि वोट चोरी कौन करता है, और सामने से आवाज आई नरेंद्र मोदी। फिर पूछा कि और कौन? अमित शाह। इसके बाद आपको कुछ कोई डाउट रह गया है कि लोगों के अंदर ये मैसेज चला गया है कि ये चोरी चकारी की और डकैती की सरकार है? ये मैसेज बहुत बड़ा है आशीष भाई। और अगर ये बिहार में ये आवाज है तो आप समझ लीजिए। देखिए, बिहार और उत्तर प्रदेश, मैं इन दोनों राज्यों की, कोई कुछ भी कहता है, गरीबी जो भी चीजें वहां की है, लेकिन उनकी जो बौद्धिक क्षमता है उसमें मैं कभी वो सवाल नहीं। मैं ये मानता हूं कि पॉलिटिकली सबसे एस्ट्यूट अगर कोई दो राज्य हिंदुस्तान में है तो वो बिहार और उत्तर प्रदेश है। बिहार में जो ये आवाज आई है कि वोट चोर कौन? मोदी। और कौन? अमित शाह। इसका मतलब ये नारा पूरे के पूरे देश में पैन इंडिया डाउन द लाइन पूरे का पूरा वो स्प्रेड हो गया है और आम आदमी की जुबान पर है। ऐसी सूरत में मोदी सरकार की जो मॉरल अथॉरिटी होती है ना एक सरकार चलाने की, वो मोदी जी लगभग गवा चुके हैं जहां तक पॉपुलर परसेप्शन का सवाल है। संख्या बल है वो एक अलग पक्ष है, वो राहुल गांधी भी कहते हैं। लेकिन जो प्रियंका गांधी के आपने तेवर देखे, हाल फिलहाल आपने ये तेवर किसी नेता के देखे? किसी के लिए? राहुल गांधी भी गुस्से में आते, तेजस्वी भी आते, ये तेवर और उस पर ये रिस्पॉन्स। बिहार में कोई बहुत एक्टिवली पॉलिटिक्स नहीं करती है वो, वंस इन ए वाइल जब चुनाव या इधर उधर कोई बड़ी इवेंट हो, मोटे तौर पे मान के चलिए कि साल में 2 या 3 इवेंट उनकी होती होंगी। अब चूंकि चुनाव है तो आज उनकी 7वीं 8वीं जनसभा थी, अभी एक सभा और है। लेकिन जो रिस्पॉन्स आया है उसका मतलब ये साफ है कि जो महागठबंधन बिहार के अंदर जो नैरेटिव फैलाना चाहता है उसमें कहां, जहां तक नैरेटिव की बात है, मैं देखिए आगे किसी परिणाम पे बात नहीं कर रहा हूं। परिणाम के लिए तो SIR और बहुत सारे गेम किए गए, वो एक अलग पक्ष है। वो प्रियंका ने समझाया भी कि SIR कैसे किया, 65 लाख वोट कैसे काटे, वो एक अलग पक्ष है। लेकिन जो मैसेज पहुंचाने की बात थी और जो नैरेटिव बिल्डिंग की बात थी उसमें महागठबंधन 100% कामयाब हुआ है। वो लोगों की आवाज में कहीं ना कहीं आपको परिलक्षित होते हुए देख रहा है, और परिणाम क्या होंगे ये वक्त बताएगा। लेकिन मोदी और शाह जिस रास्ते पर चल रहे हैं उनके लिए आने वाले दिन कोई बहुत सुखद नहीं होने वाले पॉपुलर परसेप्शन में, ऐसा मेरा मानना है। चलिए एक क्लिप और है, तीसरा नंबर छोड़ दीजिए, तीसरा नंबर यही वोट चोरी का, ये चौथा नंबर चला दीजिए। चौथा नंबर चलाइए ध्यान से। आज जो लड़ाई कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन लड़ रही है वही लड़ाई है जो उस समय महात्मा गांधी जी लड़े थे। आज भी हम आपके अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, आज भी हम सत्य के लिए लड़ रहे हैं, आज भी हम एक साम्राज्य के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो है नरेंद्र मोदी का साम्राज्य। आज हमारे प्रधानमंत्री जी उसी तरह से इस देश को चला रहे हैं, जनता को दबाते हैं, के बीच फूट फैलाने का काम उनकी पार्टी करती है। आप आवाज उठाते हैं, आप पर प्रशासन और पुलिस का जोर लगवाया जाता है। आज भी वही आपके अधिकार खतरे में है जिनके लिए महात्मा गांधी जी लड़े। क्या है वो अधिकार? उनमें से सबसे महत्वपूर्ण वोट का अधिकार है। ये जो वोट है आपका, जो आप कुछ ही दिनों में डालने जा रहे हैं, इस वोट से आपका भविष्य, आपका जीवन बनता है या बिगड़ता है। ये हमारे संविधान ने आपको एक सबसे बड़ी शक्ति दी है जिससे आप
इस देश की सरकार, इस प्रदेश की सरकार के लिए आप खुद निर्णय ले सकते हैं। हेमंत भाई, अंग्रेजों से इसके तो तुलनात्मक अध्ययन हो गया। हम अभी आईएएस की बात कर रहे थे, यूपीएससी में ऐसे ही तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ता है। ये तो पूरा जो है तुलनात्मक अध्ययन, अंग्रेज मोदी। नहीं तो इसमें समानता कहा है। इसमें आपको कोई शंका है? पिछले 100 साल में अंग्रेजों का सबसे बड़ा समर्थक कौन था हिंदुस्तान में जब तक उनका साम्राज्य रहा? यही भाई लोग थे। 1925 से लेकर 1947 तक, जब तक उनको धकेल नहीं दिया गया देश से बाहर। एक शब्द बताइए मुझे, किसी आरएसएस के आदमी ने अंग्रेजों के खिलाफ बोला हो? एक शब्द। माफिया लिखी है, ऐसी बात नहीं है, और तमाम चीजें की है। लेकिन और दूसरी बात और सुन लीजिए, मोदी जी कांग्रेस का नाम लेंगे, राहुल का नाम लेंगे, अपने नेहरू का नाम लेंगे, दिवंगत राजीव गांधी का नाम आज फिर लिया उन्होंने। कभी किसी अंग्रेज का नाम लिया उन्होंने कि अंग्रेजों ने हमें इतने सालों तक क्यों लूटा? कभी नहीं लेंगे। आप एक घटना बताओ मुझे। मैं आपको, आशीष भाई आप बहुत सीनियर आदमी हूं, मैं चैलेंज करता हूं आपको, पूरी बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर किसी का नाम, किसी ने आज तक अंग्रेजों के बारे में एक शब्द कहा हो? एक शब्द। और यहां फिर आप कहते हो डिवीजन। ये हिंदू मुस्लिम क्या चीज है? ये डिवीजन ही तो है, डिवाइड एंड रूल। और क्या होता है ये? तब वो क्या करते, अब ये करते हैं। अमित शाह ने कल भी कोशिश की, आज भी कोशिश करी, आज भी बिहार के अंदर है। डिवाइड एंड रूल के अलावा इनके पास तो कोई फार्मूला ही नहीं है ना भाइयों के पास, है ही नहीं। भय, भ्रम और झूठ, केवल 3 सूत्र वाक्य हैं इनके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। और हमेशा से ध्यान रखिएगा, जो मैं कह रहा था आपको, अंग्रेज का कभी नाम नहीं लेंगे, और मतलब किसी और चीज का नहीं, केवल नेहरू, गांधी, अपने क्या नाम है, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी। अरे जो लोग दिवंगत हो चुके हैं, नेहरू जी 61 साल पहले चले गए थे, पूरी दुनिया में उनकी जय जयकार है। ममदानी जीते न्यूयॉर्क में, उन्होंने भी नेहरू को कोट किया। कर लो, तुम क्या करोगे? जो तुम्हारे इष्ट देव हैं उनकी दुनिया में कहीं वो लगी हुई है क्या प्रतिमाएं? अभी यूएस के अंदर मैंने 6 जगह देखी, 5 जगह, 5 स्टेट्स में गया था मैं, 6 जगह पे मैंने मूर्तियां देखी अपने गांधी जी की। इन वालों की है कहीं? है कहीं सावरकर की मूर्ति? दीनदयाल उपाध्याय उठाए फिरते कंधों के ऊपर, बताते नहीं कुछ भी। और गजब की बात एक और है, वो चीज बड़ी महत्वपूर्ण है, जो प्रियंका ने आज कहा ना, कि एक तरफ तो अधिकार लूट रहे हैं, वोट चोरी कर रहे हैं, कट्टे की भाषा यूज करते हैं, रंगदारी की भाषा यूज करते हैं, और दूसरी तरफ वंदे मातरम के 150 साल मना रहे हैं ये लोग। तो उन्होंने वो जो वंदे मातरम वाला जो अपना कार्यक्रम ड्यू है, वो आज भी रह ही गया गलती से। वंदे मातरम पे आशीष भाई उन्होंने आज इनकी क्लास लगाई जम के, कि ये क्या मांगे वंदे मातरम की। जब वंदे मातरम इस देश के आम आदमी में जन जागरण करके अंग्रेजों को सड़कों पर दौड़ाने का आंदोलन था, ये भाई तो उनके साथ खड़े थे। इनका वंदे मातरम से क्या लेना देना है बताइए मुझे? कल भी अपन ने चर्चा की थी इस पर। तो कुछ भी, कोई भी इवेंट, भैया वंदे मातरम, कोई भी जब सरकार का कार्यक्रम होता है ना, उसमें ऑल पार्टी मीटिंग होती है आशीष भाई, सबके विचार लिए जाते हैं। कोई हिस्टोरिक ओकेजन को जब सेलिब्रेट करना होता है, साल भर कार्यक्रम चलते हैं, और उस सारे की एक रूपरेखा तय की जाती है। ऑब्वियसली सरकार की प्रमुखता होती है उसके अंदर, नो डाउट, लेकिन राय सबकी ली जाती है। जो भाई वंदे मातरम के 100 किलोमीटर में भी नहीं रहते थे, जो भाई तिरंगे का विरोध करते थे, वो आजकल कभी तो विभाजन विभीषिका दिवस मनाते हैं, कभी तिरंगा सम्मान यात्रा निकालते हैं, अब वंदे मातरम के 150 साल वो मना रहे हैं। तो यार कुछ तो, जो आप कहते हो ना, हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। इन्होंने वो सीमा की भी बाउंड्री सारी खत्म कर दी, सीमाहीन कर दिया। ये कुछ भी कर सकते हैं केवल एक इवेंट क्रिएट करने के लिए, इनको कुछ नहीं पता। बस इवेंट, किसी ने सलाह दे दी इवेंट मैनेजर ने, ये जुट गए, उस पर करोड़ों रुपए लगने हैं। इनके बाप का क्या जा रहा है? जनता के पैसे हैं, कौन मना रहा है क्या है? कभी लोग पलट के ये पूछ लें कि तुम कहां थे, उस दिन पर्दाफाश हो जाएगा। और मुझे लगता है आज जो बिहार में ये आवाजें सुनी है ना आपने, ये उसकी शुरुआत मात्र है। अभी बहुत लंबा समय इनको फेस करना पड़ेगा। ये वोट चोरी जो है इतना आसानी से इनका पिंड छोड़ने वाली नहीं, याद रखिएगा मेरी बात। नहीं, नेहरू की बात क्या करेंगे? यही दिल्ली में मलेशिया के प्रधानमंत्री आए थे, याद होगा आपको, कि बगल में खड़े थे और वो नेहरू की तारीफ करने लगे कि नेहरू के समय से हमारे संबंध बने, नेहरू ने हमको शुरू में बहुत मदद की। ये गए थे यूरोप दौरे पे, जब ऑस्ट्रिया को ऑस्ट्रेलिया बता रहे थे। हाँ? तो यूक्रेन आने से पहले जहां खड़े थे, जहां से ट्रेन से आए थे यूक्रेन ना, ट्रेन से पहुंचे थे,
वहां पर नेहरू की तारीफ होने लगी, ये बगल में खड़े वहां का राष्ट्राध्यक्ष नेहरू गुणगान। तो नेहरू में आपको एक लाइन बताऊं हेमंत भाई, कार्यक्रम के आखिर में, अगर नेहरू के बाद मतलब नेहरू की विरासत अगर राजनीति में नहीं होती तो आज नेहरू सबसे बड़े ताऊ होते भाजपाइयों संघियों के। ठीक बात। सिर्फ नेहरू इसलिए खटकते हैं कि नेहरू की लिगेसी इनको आज चैलेंज कर रही है, बस सिर्फ एक बिल्कुल। वजह है। बाकी सबकी लिगेसी चली खत्म हो गई, किसी की लिगेसी इनको चैलेंज नहीं कर रही, तो इसलिए सबको कहे कि सब आओ, चाचा ताऊ जो पापा मतलब आ जाओ, सब आ जाओ, सब उधार के। पटेल इनको मतलब देखना नहीं चाहते थे, पटेल इन नफरतियों को। पटेल इनके हो गए, गांधी इनके हो गए, अंबेडकर इनके हो गए। अंबेडकर ने कैबिनेट छोड़ी, लोग कहते हैं, मैं कहता हूं जाके ऐतिहासिक दस्तावेज पढ़े। इन्हीं जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी और ये सब जो थे ना, इनके वजह से कैबिनेट छोड़ी थी। और जिस बिल पर छोड़ी थी, जो हिंदू कोड बिल, जिस बिल पर कैबिनेट उन्होंने छोड़ी थी, इस्तीफा दिया था, उस पर अंबेडकर के साथ अगर एक व्यक्ति कोई खड़ा था तो उस व्यक्ति का नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित नेहरू खड़े थे कि नहीं ये बिल तो आने चाहिए, वो 56 में जाके आया। पंडित नेहरू ने यहां तक कहा, लिखा कि आपके साथ हम हैं, हम दोनों मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे इन सबसे, ये बिल लाएंगे। अंबेडकर ने कहा नहीं, वो निराश हो गए एकदम कि नहीं, बताओ जिस कैबिनेट में मतलब जो संवैधानिक उसको हम लाना चाहते हैं उसका हम विरोध कर रहे हैं। हमारे कैबिनेट में श्याम प्रसाद को भी कैबिनेट में रखा था, इनके वजह से बाबा साहब ने इस्तीफा दिया, इनके वजह से इस्तीफा दिया। आज कहते हैं बाबा साहब हमारे हैं। अरे बाबा साहब को तुम लोग तो कैबिनेट छोड़ना पड़ा तुम्हारे वजह से, और मन की अगर पीड़ा कहें तो उनको दुनिया छोड़ना पड़ा, उनकी सेहत बिगड़नी शुरू हो गई जिस तरीके से उन पर हमले हुए। तो सब पटेल उसे लेके, नेहरू की लिगेसी ना होती तो आज नेहरू एकदम जो ऊपर ना टॉप 3 गांधी पटेल अंबेडकर नेहरू, ये 4 होते, 3 के बजाय 4 लोग होते जिनको अगरबत्ती दिखाते होते। बस दिक्कत है कि नेहरू की लिगेसी आज तक इनको दौड़ा रही है, जैसे अंग्रेजों को कांग्रेस ने दौड़ाया था वैसे इनको आज तक दौड़ा रही है। यही मैं तुलना आखिर में कर रहा हूं। तो इसलिए जो दौड़ा रहा है उस पे सब छींटाकशी करते रहते हैं। है, इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।